आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। कोविड-19 ओमिक्रॉन बहुत चर्चा में है, बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं इससे रिलेटेड, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी है, वो सब इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक पॉजिटिव नोट से शुरू करते हैं कि इंडिया में अभी तक इसका कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। किसका? ओमिक्रॉन का कोई भी पॉजिटिव केस अभी तक इंडिया में डिटेक्ट नहीं हुआ है। एज पर टुडे, मतलब 30 नवंबर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी तक इसकी कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, कोई किसी भी ऑथेंटिक साइट पे नहीं है, या ऑथेंटिक मतलब मिनिस्ट्री हो या कोई इस तरह की वेबसाइट्स पे। दूसरा एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अभी तक दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ओमिक्रॉन वायरस की वजह से कोई भी डेथ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ना साउथ अफ्रीका में, ना ही जिन कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है। ठीक, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है। और तीसरी चीज़ ये है, वैक्सीनेशन को लेकर के स्पुतनिक वी, जो रसिया बेस्ड कंपनी है, जिसने सबसे पहले वैक्सीन बनाया था, इसने ट्वीट किया था कल, नहीं परसों का है, कल का है, कि ये जल्दी 45 डेज़ में ये लोग इसके लिए, ओमिक्रॉन के लिए वो वैक्सीन बनाना शुरू कर देंगे। जो ये बिजनेस ही होगा, जो भी हो बिजनेस पद पर ही है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अब इस बारे में हम जान लेते हैं कि भाई ये है क्या, ओमिक्रॉन क्या है। तो ओमिक्रॉन बिल्कुल जैसे बाकी कोरोना की तरह ही ये भी एक कोरोना वायरस है। सार्स कोविड 2 का, यही सार्स कोविड 2 का ही एक वेरिएंट है जिसको नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। जो कोरोना फैला हुआ उसी का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जिसको नाम दिया। और भी चीज़ें डिटेल धीरे धीरे आपको और पता लगेगा। तो ठीक है ना, सार्स ही है जो जिसको नाम दिया गया ओमिक्रॉन। सार्स मतलब क्या हुआ? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो काफ़ी पहले हम लोग सुना करते थे, न्यूज़ में पहले आया करता था, बहुत पहले 2002-3 में फैला था सार्स। फिर होता है मर्स, मिडिल ईस्ट में फैला था, तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम उसको बोलते थे। तो ये सारा उसी का एक वेरिएंट है जिसको बोलते हैं ओमिक्रॉन। तो इसका सबसे पहला केस बोत्सवाना में, साउथ अफ्रीका रीजन में 24 नवंबर को डिटेक्ट हुआ। कब? 24 नवंबर को। और 24 नवंबर को डिटेक्ट हुआ, और अभी तक देखिए तो इस समय आज 30th है, पूरी दुनिया अलर्ट पे है। और चाइना में अगर ये इसी तरह की अगर ओपन होता वहाँ का भी सिस्टम, तो सबको पता लग जाता और इतना प्रॉब्लम जो हो रही है पूरी दुनिया में नहीं होती। एनीवे, हम लोग तो ये चीज़ हो गई। बाकी कंफर्म्ड ओमिक्रॉन का जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया था, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 9 नवंबर को लिया गया था। ये तो नवंबर 24 को पता लगा कि हाँ कंफर्म हुआ कि ओमिक्रॉन एक नया स्ट्रेन है, लेकिन उसका जो स्पेसिफिन 9 नवंबर को लिया गया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इतने दिन तक वो तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से वो सारा उतना ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ होगा। अगर वो ट्रैवल एडवाइजरी वगैरह तो उसके बाद में सब जारी हुआ ना, इसके बाद। तो ये चीज़ हो गई। बाकी ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो है म्यूटेशंस बहुत हैं। अब म्यूटेशंस क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि जो वायरस है उसमें थोड़ा सा चेंज है, बदलाव है कुछ। तो वो चेंजेस इसमें इस खासकर ओमिक्रॉन में ज़्यादा हैं। बाकी और जो इसके वेरिएंट हैं, जैसे डेल्टा हैं, अल्फ़ा है, इन सब के वेरिएंट के हिसाब के कंपैरिजन में इसमें क्या है, म्यूटेशंस ज़्यादा हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। आगे हम और चीज़ें जानेंगे, अभी बेसिक कुछ चीज़ें देख लेते हैं फिर। ठीक है, बाकी अब इसकी वजह से म्यूटेशंस ज़्यादा है, इसकी वजह से एक चांस है, अभी कोई कंफर्मेशन, इसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो कोई इस तरह का 100% नहीं है। ये सब जो है आज तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से है 30 नवंबर तक के। ठीक है, तो इसमें चांसेस हैं, जब इस तरह का म्यूटेशन ज़्यादा होता है तो क्या चांस रहता है कि उसमें री इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं, कि एक बार अगर हुआ तो दोबारा भी होने की संभावना रहती है। ठीक, तो ये है बेसिक चीज़ें इसके बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि RT-PCR में डिटेक्शन होता है, नहीं होता, इस तरह की चीज़ों को लेकर के। तो इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है,
इसमें आप देख लीजिए RT-PCR टेस्ट डिटेक्ट ओमिक्रॉन इन्फेक्शन। तो ये जो है RT-PCR टेस्ट डिटेक्ट कर देता, मतलब RT-PCR टेस्ट नॉर्मली इसके लिए है, कोविड के लिए RT-PCR टेस्ट है ना, तो ये ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करता है। तो ये करता है ओमिक्रॉन को, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट को करता है नहीं। मतलब ये कि RT-PCR जैसे, अब ऐसा नहीं है कि वो डेल्टा वेरिएंट को डिटेक्ट करके बताएगा कि ये डेल्टा वेरिएंट है, बस वो ये बताएगा कि हाँ इन्फेक्शन है, कोविड इन्फेक्शन बताएगा। अगर ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड है तो भी बताएगा कि इन्फेक्शन है, अगर डेल्टा से है तो भी वो बताएगा, बस ये बताएगा कि कोरोना इन्फेक्शन है। ये नहीं बताएगा कि कौन सा वेरिएंट है, किसी केस में नहीं बताएगा, डेल्टा वाले केस में भी नहीं। उसके लिए टेक्निक ही अलग होता है, उसके लिए अलग जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, जिससे वो पता किया जाता है कि वेरिएंट कौन सा है, ओमिक्रॉन है या क्या है। ठीक है, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन है कि ये नहीं बताएगा, ये वो कोई नहीं बता रहा। कोई RT-PCR टेस्ट उसके लिए होता ही नहीं है, वेरिएंट बताने के लिए नहीं होता है, उसके लिए डिफरेंट टेस्ट होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, कॉमन मैन के लिए नहीं होता है। वो तो स्टडीज़ पर्पज से होता है कि भाई उनको रिसर्च करना होता है, तो फाइंड करना होता है कि भाई क्या कौन सा सीक्वेंस है और कौन सा वेरिएंट है। तो ये एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड अगर है तो भी पता लग जाएगा RT-PCR के जरिए। दूसरी चीज़ कंट्रीज एट रिस्क। अभी इंडिया ने कुछ कंट्रीज का लिस्ट जारी किया है, आज 30 नवंबर है आज के हिसाब से। ये है 12 कंट्रीज का लिस्ट है जहाँ पे कंफर्म्ड केस है ओमिक्रॉन के, उसका लिस्ट है। ट्रैवल एडवाइजरी भी इसके इन कंट्रीज के हिसाब से जारी किया गया है, जिसमें यूके में तो बिल्कुल मिल गया है। सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका बोत्सवाना में मिला ही है सबसे पहले, अभी बाद में बांग्लादेश को ऐड किया गया है। ठीक है ना, बांग्लादेश को बाद में ऐड किया गया है। हांगकांग में भी काफ़ी मिला है। बाकी जितने हैं ये सारे वो लिस्ट हैं जिनमें कंफर्म्ड केसेस ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं। तो ये है हाई रिस्क जो कंट्रीज़ हैं एट रिस्क, उनका लिस्ट मैंने ऐसे ही डाल दिया ताकि अंदाज़ा के लिए कि भाई ये है। जैसे कि यहाँ से डायरेक्ट जो कोई फ्लाइट है उसके में भी एक अलग तरह से रूल है बिल्कुल, और अगर यहाँ कोई फ्लाइट यहाँ से होते हुए आती है तो भी उसके लिए अलग ट्रैवल एडवाइजरी है। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं सारे, सिंगापुर भी है, इजराइल भी है। तो कंट्रीज एट रिस्क की लिस्ट ये है अभी 30 नवंबर के हिसाब से। अब ये फर्स्ट पीक ऑफ ओमिक्रॉन, ये मैं ऐसे डाल दिया थोड़ा सा एक आइडिया के लिए कि इसमें क्या है, जैसे आप एक कंपेयर कर सकें कि डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट का क्या डिफरेंस दिखेगा। तो आप एक चीज़, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं, हम कुछ जो हमें समझ में आ सके वो वाली चीज़ें देखेंगे कि बस ये जो आपको रेड स्पाइक्स दिख रहे हैं ना, डेल्टा वेरिएंट में कम, इसमें जो ज़्यादा दिख रहा है ये म्यूटेशन है, बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हुआ है वो यही रेड स्पाइक्स में। तो यही डिफरेंस है इसमें, म्यूटेशन चूंकि ज़्यादा है इसलिए ऐसा मानना है साइंटिस्ट का कि ये ज़्यादा डेडली है। कंफर्म नहीं है कि ये ज़्यादा डेडली है, ठीक है ना। तो एक आप ऐसे समझ लीजिए, कोरोना का कहीं पिक देखते हैं तो ऐसे होता है ना, बाकी स्पाइक्स ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, तो है क्या, इन स्पाइक्स में म्यूटेशन में चेंजेस आए हैं ज़्यादा। तो जैसे अब होता क्या है इससे चेंजेस से, कि जैसे मान लीजिए बॉडी में हमारे एंटीबॉडीज डेवलप हुआ है, एंटीबॉडीज डेवलप हुआ है बाई एनी मीन्स, चाहे अगर मान लीजिए वैक्सीन लेकर के डेवलप हुआ है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को बता दिया गया है कि इस टाइप वाला आएगा कोई वायरस, तो हमको इस ऐसा सिस्टम से उसको मारना है। लेकिन अब क्या हुआ, पहले हमने उसको ऐसे ऐसे के लिए बताया हुआ है कि ऐसे मारना है, यूं मारना है, अब उसने अपने में हल्का सा चेंज कर लिया। तो इस तरह जब थोड़ा चेंजेस होते हैं तो इम्यून सिस्टम को या एंटीबॉडी को पता नहीं लग पाता है कि कैसे रिएक्ट करना है। इसकी संभावना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये काम ना करे, इस पर भी काम कर सकता है, लेकिन जब इसमें चेंजेस होते हैं तो कई बार ये डिटेक्ट नहीं कर पाता एंटीबॉडी। तो बस ये है कि इसमें ओमिक्रॉन में ज़्यादा म्यूटेशन हुआ है, डेल्टा में कम, मतलब डेल्टा कंपेरिजन ओमिक्रॉन में ज़्यादा है, इसीलिए ये थोड़ा कंसर्न का विषय है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, आप जो इससे रिलेटेड जो आपके दिमाग में आएगा कि इज इट मोर ट्रांसमिसिबल, मतलब क्या ये ज़्यादा ट्रांसमिशन इसका
ये ट्रांसमिशन इसका ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है लोगों में, जिसको आर नॉट बोलते हैं ना, आर नॉट, कि एक लोग कितने ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, अभी तक के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है, तो कोई 100% कोई श्योरिटी के साथ नहीं, लेकिन 90% से ज़्यादा यही अभी तक के रिसर्च के हिसाब से कहा जा रहा है कि इसका ट्रांसमिशन रेट बाकियों से के कंपैरिजन में ज़्यादा है। किसका? ओमिक्रॉन का। ठीक। दूसरी चीज़, इज इट मोर सीवियर इन कॉजिंग डिसीज? तो ये जो है डिजीज जो इसकी वजह से होता है, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली कोरोना होता है तो क्या है, स्मेल चला गया, स्मेल चला जाता है, फिर फीवर है हाई, लंग्स में ज़्यादा दिक्कत है, कई बार तो और ऑर्गन फेल्योर भी हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, ये इसका पूछने का मतलब, क्या ये इस तरह सीरियस डिसीज कॉज करता है? तो ऐसा नहीं है। इसके जो भी केसेस अभी तक मिले हैं उसमें ना ही स्मेल की प्रॉब्लम ना ही है, ना ही सीवियर फीवर की प्रॉब्लम है, ना ही जो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता था जो अभी डेल्टा वेरिएंट में हुआ था, ये दिक्कत भी नहीं है, ऑक्सीजन लेवल भी कम। बस इसमें दो चीज़ें हैं कि जो गले की खराश वाली दिक्कत, और दूसरा है कि बहुत ज़्यादा थकावट, यही दो चीज़ सीवियर है इसमें, बाकी और ये सारी चीज़ें नहीं है। तो इज इट मोर सीवियर इन कॉजिंग डिसीज? तो नो। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है सेकेंड वाला, ठीक है ना, कि ये बहुत ज़्यादा डिजीज़ नहीं कॉज करता। आप अब तक के हिसाब से भी साउथ अफ्रीका या बाकी जगह जहाँ भी है, वहाँ से जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है या हेल्थ एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं, उसके हिसाब से यही है कि अभी के हिसाब से इज इट मोर सीवियर इन कॉजिंग डिसीज? नो, इतना सीवियर नहीं है। दूसरी चीज़, इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, कैन वैक्सीन प्रिवेंट फ्रॉम इट? ये बिल्कुल अनसर्टेन है, अभी किसी को इस बारे में नहीं पता है। बस आप होप कर सकते हैं कि ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, कि इम्पैक्ट वैक्सीनेशन मतलब काम करेगा कि नहीं, इस पे इस बारे में अभी साइंटिस्ट सभी लोग अनसर्टेन हैं। इसमें अभी रिसर्च चल रहा है कि भाई ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, वो सारी चीज़ें अभी रिसर्च का विषय है। आरटीपीसीआर टेस्टिंग डिटेक्शन के बारे में हमने देखा है, आरटीपीसीआर डिटेक्शन में बिल्कुल हो रहा है डिटेक्शन इसका, ठीक है। जैसे नॉर्मली कोई भी किसी भी कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के बाद डिटेक्शन होता है, वैसे ही आरटीपीसीआर टेस्टिंग में इसका भी डिटेक्शन हो रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, जो कन्फ्यूज़न आपको हो सकता था वो आप इसमें से देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब वो तो ये हमारा कुछ ओमिक्रॉन के बारे में हो गया। अब कोरोना या इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं और भी इस न्यूज़ के आसपास और चीज़ें जो होती हैं उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है अभी, अब हुआ क्या था, क्यों इस बारे में इतनी चर्चा होने लगी? क्योंकि जब WHO ने ट्वीट किया कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न, उसने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाल दिया, ठीक है। तो दो, अब ये हमको जानना पड़ेगा कि भाई वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, और दो चीज़ें होती हैं, और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो वो दो चीज़ों को हम देख लेते हैं, बेसिक है, वो सिंपल है, वो उस बारे में हम देख लेते हैं। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है? जब कोई वायरस थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, डेडली होता है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब उसको कंसर्न के कैटेगरी में, एक चिंता का कारण बन सकता है लोगों के, उसके लिए हम क्या करते हैं? वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखते हैं, क्योंकि इसका ट्रांसमिसिबिलिटी जो होती है, ट्रांसमिशन R0 इसका ज़्यादा होता है, कि एक कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो इसमें इस केस में ज़्यादा होता है। दूसरा क्या है कि अभी जो भी अवेलेबल डायग्नोसिस हैं वो उस पर उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं। जो भी अवेलेबल अभी डायग्नोसिस हैं या जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ये देंगे और इससे ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो उसको हम क्या रखते हैं? वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखते हैं। दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये जो है इससे कम सीवियर होता है, मतलब कम खतरनाक होता है। इसके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में देख करके हम बता सकते हैं कि भाई कितना ये प्रॉब्लम करेगा, और इसलिए अगर हम बता सकते हैं, कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट भी होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है? व्हेन इट ट्रेवल्स फास्टर और किल्स मोर और इवेट ट्रीटमेंट को भी इवेट कर देता है, तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं। और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन
अ डिस्टिंक्ट स्ट्रेन इज फाउंड इन सैंपल, मतलब इससे रिलेटेड इसके सीवियरिटी से नहीं मतलब है, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन है और उसके ट्रीटमेंट प्रेडिक्टेबल है, तो वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में आता है। और एक तीसरा और भी होता है वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस, वो सबसे ज़्यादा डेडली होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस, व्हेन इट इफेक्ट्स मोर एंड इवेट्स ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आप कोई करिए, उस अभी तक ट्रीटमेंट ही नहीं आपको अवेलेबल है, तो वो सब किस में आता है, वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस में आता है। तो ये बेसिक है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये इसी में क्या हुआ, WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रख दिया कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न एक वायरस नया एक आया है, उस वेरिएंट ऑफ कंसर्न कोविड का ही, जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया। तो उसके बाद ही ये सारी हलचल हुई, क्योंकि तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब कि वो प्रॉब्लमेटिक है, उस बारे में आपको कंसर्न रहना है। ठीक है, तो उसका कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्या क्या एग्जांपल। अब जैसे कि अभी जो इंडिया में आया था ना, जो अभी सबसे मई जून में सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई थी, तो वो डेल्टा वेरिएंट था, तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न का ही था। तो अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न में 4 थे, ठीक है ना, 4 थे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में, अभी 5वां ऐड हो गया है, क्या, ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन क्या हुआ है, 5वां ऐड हो गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा, अभी क्या हो गया है, ओमिक्रॉन हो गया है। अब आप ये यहीं पे ये भी देख लीजिए कि किस वाले, कई बार ये एग्जाम्स में आता भी है कि कौन सा वेरिएंट कहाँ पे सबसे पहले मिला था। तो अल्फा वेरिएंट सबसे पहले यूके में मिला था, ये सब वेरिएंट ऑफ कंसर्न में ही है, मतलब ये सब डेडली वाले हैं। बीटा कहाँ पे मिला था, साउथ अफ्रीका में मिला था सबसे पहले, गामा ब्राज़ील में, और डेल्टा जो हम अपने यहाँ आया था इंडिया में जो वेरिएंट था, उसको कौन सा वेरिएंट बोलते हैं, ये डेल्टा वेरिएंट। ठीक है, तो ये है वेरिएंट ऑफ कंसर्न 4 हैं, और एक और ऐड हो गया ओमिक्रॉन, 5, टोटल 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कोविड में। कोविड मतलब कोरोना, ये सार्स। ठीक, अब जो है देख लेते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो कम डेडली है। तो ये सारे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कप्पा। ये सारे यूएसए में जो था, ब्राज़ील में भी, ब्राज़ील में इसका केस में मिला था जीटा का। तो ये एग्जांपल्स हैं बेसिक कि आपको समझने के लिए कि भाई क्या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ। तो ये सारे जो वायरसेस वेरिएंट थे कोरोना के, उसको हम ये नाम दिया है, WHO ने नाम दिया है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा इस बारे में, नेमिंग को लेकर के भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अभी नेमिंग का ये पहले नहीं था, नेमिंग का अभी शुरू हुआ है, पहले नहीं था। पहले तो जैसे मिडिल ईस्ट में आया तो उसको बोल दिया मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या ऐसे ही वहाँ के नाम से बोल दिया जाता था। तो अब लोगों को सबको समझ में आने लगा कि नहीं नहीं, इस तरह अब नहीं, नेमिंग जो है, नेमिंग थोड़ा प्रोफेशनल ढंग से करना होता है टू अवॉइड द स्टिग्मा। जैसे क्या होता है कि एक नफरत जैसा क्रिएट होने लगता है, या जैसे कि अभी क्या हुआ, जो इंडिया में सबसे पहले वेरिएंट आया डेल्टा वेरिएंट जो मिला, तो उसको इंडियन वेरिएंट करके मीडिया ने प्रचारित किया, भारत की मीडिया ने भी और बाहर की मीडिया ने भी। तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट भी किया था। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि होता क्या, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या WHO ने उनकी नेमिंग शुरू की। तो क्या हुआ, उसी के हिसाब से नेमिंग जो शुरू की, तो वो उसका बेस जो बनाया वो ग्रीक अल्फ़ाबेट को लेकर के बेस बनाया। तो शुरुआत की अल्फ़ा बीटा, जो जिस हिसाब से मिला, सबसे पहले अल्फ़ा मिला तो अल्फ़ा बीटा गामा, तो ऐसे करके नेमिंग हुई। तो आप समझ गए। तो आज हम ओमिक्रॉन पे हैं, तो ओमिक्रॉन मिला है, तो आपको ये लग सकता है कि इन दोनों की नेमिंग क्यों नहीं की, क्योंकि म्यू था, इसके पहले जनवरी में म्यू वेरिएंट मिला था, तो उसके बाद न्यू भी हो सकता था। तो न्यू इसलिए नहीं रखा गया, यहाँ दिया गया है रीज़न कि इससे मिलता जुलता है, तो कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए। और यहाँ पे एक और है, ये इन दोनों को अवॉइड कर दिया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन सबटाइटल की तरह यूज़ होता है, तो इसलिए। तो अभी ओमिक्रॉन इसलिए इसका नाम दिया गया। ये मैं बेसिक ऐसे ही बता रहा हूँ, कई बार कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई म्यू तक है तो न्यू ये 2 क्यों छोड़ दिया गया। तो ये कॉमन वजह थी। ठीक है, तो ये ढंग है नेमिंग करने का कोविड-19 वेरिएंट का, ये सिंपल सा WHO करता है।
ग्रीक अल्फ़ाबेट के हिसाब से, ठीक है। एक बेसिक चीज़ और हम जान लेते हैं थोड़ा इस बारे में, कई जो 2-3 बार ये टर्म यूज़ हुआ है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा इस बारे में 1-2 लाइन आप समझ लें। म्यूटेशन कई क्या होता है, वेरिएंट और स्ट्रेन। तो म्यूटेशन तो आप टेक्निकली इसका मतलब ये हुआ कि वायरस क्या होता है, जैसे वायरस है, वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब अपने कॉपीज़ बनाता है, अपने आप को कई नंबर ऑफ कॉपीज़ तैयार करता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है। तो उस मल्टीप्लिकेशन में कई बार होता है ये कि वो उसमें कुछ एरर आ जाता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं। बस उसी एरर को, उसी गलती को क्या कहा जाता है, म्यूटेशन। उसी गलती को टेक्निकली क्या कहते हैं, म्यूटेशन। तो वही उसी म्यूटेशन को हम कहते हैं, समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएंट। अब ठीक इतना तो समझ गया कि उन जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो शायद और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ये है एक आरएनए, ठीक। आरएनए जब मैं कहता हूँ तो आप समझ रहे हैं ना, आरएनए और डीएनए होता है। ये जो अभी कोरोना वायरस है वो क्या है, आरएनए बेस्ड वायरस है, ठीक है। डीएनए बेस्ड भी वायरस होता है, ये डीएनए है और ये आरएनए है। तो जो अभी कोरोना वाला वायरस है वो ये इस तरह से है, मतलब सिंगल हेलिक्स है। इसमें क्या है, डीएनए बेस्ड होता है तो इसमें डबल हेलिक्स होता है। तो एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि सिंगल जो ये आरएनए है इसमें म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं देन डीएनए म्यूटेशन के चांसेस कम होते हैं, और ये आरएनए बेस्ड है तो इसलिए ये म्यूटेट जल्दी करता है, ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ये आरएनए है तो आरएनए में म्यूटेशन, तो अब इसमें थोड़ा उसने अपना प्रोटोटाइप तैयार किया तो थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आ गया, तो उसको क्या बोला जाएगा, वेरिएंट। अब इसने भी जब अपने आप को मल्टीप्लाई किया तो उसमें भी वेरिएशन आ गया, और वो वेरिएशन अगर थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर डिस्टिंक्टली ज़्यादा है कि उसका प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल उसके न्यू वेरिएंट के प्रॉपर्टीज़ जो है, फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ पिछले से ज़्यादा अलग हैं, तो उसी को हम वेरिएंट बोल देते हैं, स्ट्रेन बोल देते हैं। वेरिएंट तो जो नॉर्मल है, ये इसमें थोड़ा भी चेंज हुआ, म्यूटेशन हुआ, उसको हम क्या बोले, वेरिएंट। लेकिन अगर वही ज़्यादा चेंज हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू स्ट्रेन, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस जब हो जाएंगे, बिल्कुल फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाएंगी, तो उसको हम नया स्ट्रेन बोल देंगे, और थोड़ा म्यूटेशन होने को हम क्या बोलेंगे, वेरिएंट। तो यही होता है कि म्यूटेट करते करते धीरे धीरे एक बार म्यूटेट किया, फिर म्यूटेट हुआ, तो उसके बाद पहले वेरिएंट बना, फिर उसके बाद नया स्ट्रेन बन गया, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा चेंज हो गई। तो इससे आप एक चीज़ आप यहाँ पे कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि बेसिकली जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या है, वेरिएंट ही होता है। स्ट्रेन इज वेरिएंट, ऑल स्ट्रेन इज वेरिएंट, बट ऑल वेरिएंट इज नॉट स्ट्रेन, ठीक है ना, क्योंकि सारे स्ट्रेन तो वेरिएंट ही है ना, कुछ स्पेशल केस ही वेरिएंट का स्ट्रेन है, वेरिएंट का कोई स्पेशल केस क्या है, स्ट्रेन है। तो ये बेसिक सा है, बस जो मैं सोचा ये आपको जानना चाहिए कि म्यूटेशन, वेरिएंट और स्ट्रेन क्या होता है। तो ये हो गया हमारा आज का कंप्लीट, ठीक है। और कुछ इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बताइए, हम फिर उस पर अपडेट करेंगे कुछ। ओके, थैंक यू।